देखो अपन पढ़ रहे थे सॉल्यूशन में दो पार्ट हो चुके, दो पार्ट में सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई, उसके बाद में सांद्रता की इकाइयाँ, उनके सारे फॉर्मूले, उनके मात्रक, इकाई, सारी चीज़ें। उसके बाद में अपन ने सांद्रता की जो इकाइयाँ थी उनके ऊपर कल न्यूमेरिकल कर रहे थे। ठीक है, अब इसी कड़ी में मैं आपको एक और न्यूमेरिकल करवाता हूँ आज। ठीक है, जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल ऐसे है, 90 ग्राम ले लेते हैं, 90 ग्राम ग्लूकोज का जलीय विलयन बनाया गया, जिसका घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml है। तो इसका मोलरता व मोललता ज्ञात कीजिए। जबकि इसकी द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा वेट बाई वेट परसेंट मात्रा 20% है। अब देखो ऐसे न्यूमेरिकल आएगा आपके, है ना। अब आप क्या करोगे, पहले इसको पढ़ोगे। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ बताता हूँ। जैसे आपको ऐसे 20% वेट बाई वेट परसेंट, या तो ऐसे लिखेगा या फिर ऐसे हिंदी में ऐसे लिखेगा द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा, है ना। अब ये 20% वेट बाई वेट परसेंट है ना, इसका क्या मतलब है, वेट बाई वेट परसेंट अगर मान लो आपको दिया 20% है ये, है ना, इसका मतलब है कि 20 ग्राम विलय है और जो विलियन है वो कितना है, 100 ग्राम है। ऐसे, क्योंकि इसको ऐसे तोड़ोगे ना तभी ये न्यूमेरिकल सोल्व होगा। इसका ऐसे मतलब होगा 20 ग्राम विलय है कितने में, 100 ग्राम विलियन में। अगर ये ऐसे दे दे कि 20% ही है लेकिन वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दे दे 20, तब इसका क्या मतलब होगा, 20 ग्राम विलय उपस्थित है 100 ml विलियन में। ऐसे होगा 20 ग्राम विलय उपस्थित है 100 ml विलियन में। अगर ऐसे नहीं दे, ऐसे दे दे बाई वॉल्यूम परसेंट दे दे, और मान लो ये भी 20% 30% कितना भी दे, अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा, 20 ml विलय उपस्थित है 100 ml विलियन में। ऐसे होगा 20 ml विलय उपस्थित है 100 ml विलियन में। ऐसे, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। पहले तो कि जो सांद्रता की जो इकाई दी है ना वो कैसे दिए, अगर वेट बाई वेट परसेंट दिए तो 20% वेट बाई वेट परसेंट देगा तो 20 ग्राम विलय होगा किसमें, 100 ग्राम में। अगर मान लो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दे दिया तो 20 ग्राम कितने होगा, 100 ml में होगा। फिर अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम तो 20 ml होगा विलय कितने में, 100 ml में, विलियन में, है ना। ऊपर का जो होगा वो ऐसे 20 ग्राम विलय 100 ग्राम विलियन में, ये तीनों देखो विलियन ही आ रहे। अब अगर आपको विलय की, मान लो आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, अगर आपको ऐसे दे दिया 20% वेट बाई वेट परसेंट है जैसे इस सवाल में दिया, तो आपको अगर मान लो विलायक की जरूरत पड़ गई, भाई विलायक का कितना द्रव्यमान है उसकी जरूरत पड़ गई, है ना, तो वो निकालोगे, है ना। विलय की आपको डायरेक्ट ही मिल गई और विलियन की भी डायरेक्ट ही मिल गई, है ना। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। ये इस सवाल का पोर्शन नहीं है,
ये आपको अलग से मैंने ऐसे बताया भाई, इसका ये जो 20% वेट बाई वेट परसेंट लिखते हैं ना, इसका ये मतलब होता है, अगर 20% वेट बाई वॉल्यूम लिख दिया तब इसका ये मतलब होगा, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट लिख दिया ना तब इसका मतलब ये होगा। ये अलग से है, इस न्यूमेरिकल का कुछ ही नहीं है इसमें, है ना, ये आपको अलग से पता रहना चाहिए हमेशा। अब इस न्यूमेरिकल पर आओ, अपने को देखो क्या क्या दिया इसने द्रव्यमान प्रतिशत दिया, वेट बाई वेट परसेंट दिया है कितना 20, और ग्लूकोज का जलीय विलयन बनाया है। तो जलीय विलयन है तो ग्लूकोज क्या है, विलय की मात्रा ये कितनी दी अपने को 20 ग्राम। 20 ग्राम क्या दे दी, विलय की मात्रा। विलय कितना है 20 ग्राम है अपने पास में, है ना। और इसका घनत्व दे दिया, किसका, विलयन का। विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व कितना दिया अपने को 1.2 ग्राम प्रति ml, 1.2 ग्राम प्रति ml। अब आपको पूछा क्या है, ये अपने को तीन चीजें दी, बाय वेट परसेंट दे दिया। अब इसका मतलब देखो, इसका बाय वेट परसेंट दिया, तो जो विलय है ना, विलय है, इसका कितना दिया अपने को, विलय 20 ग्राम विलय उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में। ये हो गया इसका मतलब। ये अपने इसलिए लिखा कि अपने सवाल करेंगे ना तो अपने ये चीजें काम में आएंगी। अब 20 ग्राम विलय उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में, तो इसमें विलायक कितना हो गया, विलायक कितना हो गया 100 में से 20 घटा दो, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम। अब देखो विलयन यही तो होता है, विलयन इक्वल टू क्या होता है, विलय प्लस विलायक, ठीक है। तो अपने को विलायक चाहिए तो विलयन में से अपने घटा दिया, तो ये बन गया अपने पास में 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम विलायक आ गया अपने पास में। यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं है, अपने को जो दिया ना वो लिख लिया ऐसे कैसे बस। अब अपने को देखो पूछा क्या है, इसने पूछा भाई मोलरता की बताओ, तो मोलरता का फॉर्मूला लिख दो, m इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1000 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, v ml में आ जाएगा। अब देखो इसने माना m इक्वल टू वेट ऑफ a, मतलब विलय का भार कितना है, विलय का वेट कितना है, विलय का भार कितना है। तो देखो 20 ग्राम विलय उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में, और यहाँ पे मैंने लिखा क्या, विलय की मात्रा यहाँ पे कितना दिया, 90 ग्राम ग्लूकोज है ना। तो 90 ग्राम ग्लूकोज का जलीय विलयन बना गया, तो ये विलयन का है 90 ग्राम, विलयन का भार, विलयन का भार दिया हुआ है अपने को। अब देखो 20 ग्राम विलय उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में, तो 20 ग्राम उपस्थित है तो, है ना, तो 20 ग्राम विलय उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में। अब विलयन अपने पास में कितना है 90 ग्राम, तो 90 ग्राम होगा ना, तब ये विलय कितने ग्राम होगा, क्योंकि ये जो 20 ग्राम दिया हुआ है ना वो 100 ग्राम के हिसाब से दिया हुआ है, और ये जो विलयन का जो भार दिया हुआ है अपने पास में तब वो कितना है 90 ग्राम ही है। तो इसको देखो पहले तो इसको सोल्व करेंगे, फिर इसमें यहाँ पे वेट ऑफ ए लिखेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ ए ग्लूकोज का आप निकाल लेंगे 1000, और v ml में अपने को क्या दिया है, आयतन नहीं दिया, डायरेक्ट घनत्व दिया है, और ये वेट अपन विलय का अपन निकाल लेंगे, है ना। तो और विलयन का भी अपने को क्या दिया है, भार भी दिया है, और विलयन का घनत्व भी दिया है, और विलय का भार अपन निकालेंगे अलग से, है ना। तो ये थोड़ा ऐसे बड़ा हो जाएगा सवाल, लेकिन ये मतलब अधिकतम सीमा है कि भाई इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा आपके बोर्ड में। अब देखो इसको यहाँ तक कर लिया, अब वेट ऑफ ए निकालोगे आप, है ना। तो वेट ऑफ ए निकालने के लिए ये पहले लाइन पकड़ो, ये वाली, कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में विलय कितने ग्राम है, 20 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा, और अपने को विलय कितना दिया है, ये विलयन कितना दिया है, 90 ग्राम दिया है। तो 90 ग्राम जो विलय होगा उसमें कितना होगा, तो 90 ग्राम में कितना हो जाएगा, 20/100 इंटू 90, तो ये 5, और 90 को 5 से काट दोगे तो कितने आ जाएंगे, 18 ग्राम आ जाएगा ये, ठीक है। तो विलय का अपने पास में कितना आ गया, 18, ये अलग से सोल्व करके अपने निकाल लिया, है ना। तो m
इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेट ऑफ ए कितना आ गया अपने पास में 90 ग्राम, फिर इंटू 1000। अब मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। तो कार्बन के 12 और 6 परमाणु हैं, तो कितने हो गए 72, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के कितने हो गए 96, एक के 16 तो 6 के कितने हो जाएंगे 96 हो जाएंगे। अब इनको जोड़ लो, ये कितने आएंगे 180 आएंगे। ठीक है, तो ये इसका मोलिकुलर वेट ऑफ है, यानी कि ग्लूकोज का जो मोलिकुलर वेट है ना वो कितना आ गया अपने पास में 180 आ गया 180। अब अपने पास में VmL, पूरे सवाल में कहीं पे अपने को VmL दिया है क्या, आयतन नहीं दिया अपने, विलियन का नहीं दिया, तो इसका भी आप अलग से क्या करोगे निकालना पड़ेगा। यहाँ निकाल देता हूँ मैं अलग से। देखो अपने को क्या दिया है, विलियन का घनत्व दिया है 1.2 ग्राम प्रति ml, है ना, और विलियन कितना है 90 ग्राम है अपने पास में, तो 90 ग्राम विलियन का पहले आयतन निकालेंगे। घनत्व का क्या सूत्र होगा, घनत्व इक्वल टू क्या होगा, भार बटा आयतन या द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन हो गया। अब इसका द्रव्यमान कितना दिया अपने को विलियन का 90, आयतन अपने को निकालना है, और जो घनत्व है वो कितना दे रखा है 1.2। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो 90 बट्टा 1.2 इक्वल टू क्या आ गया, इसका V आ गया। ठीक है, अब इस V को यहाँ पे लिख देंगे 90 बट्टा 1.2, तो 90 और डिवाइड में 1.2, तो ये ऊपर चला जाएगा 1.2 ऐसे। इसको सॉल्व कर लो पूरे को, तो ये क्या आ जाएगा मोलरता आ जाएगा। इसको पॉइंट को हटाओगे तो नीचे एक 0 आ जाएगी 10, अब बाकी आराम से हो जाएंगे, 9 से 9 काट के 0 से 0 काट के आराम से सोल्व कर लें, ये मोलरता के आंसर आ जाएंगे, है ना। अब इसको दोबारा से देख लो मैंने क्या क्या किया है। कोई भी सवाल है अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है तो वो अलग बात है, आप आसानी से हो जाता है। अगर मान लो आपको फॉर्मूला बेस नहीं आए, आपको सबसे पहले तरीका ये होता है न्यूमेरिकल निकालने का, जो भी आपको पूछा है ना सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, फिर जो जो अपने पास में दिया हुआ है उसको भी लिख दो। ठीक है, कि भाई अपने पास में ये चीज 3 चीज़ें 4 चीज़ें 5 चीज़ें ये तो है और ये अपने को निकालना है, तो उसका फॉर्मूला लिखो। ठीक है, जो भी सबसे सही फॉर्मूला है जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से फॉर्मूला लिखोगे, जो थोड़ा बहुत उसमें फिट बैठे। ऐसे नहीं बात ऐसे भाई तुम ऐसे मोलरता का कोई दूसरा फॉर्मूला लिख दो, नॉर्मल टाइम टू वैलेंसी फैक्टर वो वाला लिख दो, है ना, तो वो जो प्रॉपर फॉर्मूला है ना मेन फॉर्मूला वही लिखोगे। ठीक है, वो लिख दिया, फिर फॉर्मूला लिख दिया। अब आप ये देखोगे इस फॉर्मूले में अपने को क्या क्या चीज़ चाहिए और अपने को क्या क्या दी हुई है, क्या क्या नहीं दी हुई, और जो नहीं दी हुई है ना उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसको पहले निकालना सीखो कि मेन सवाल बाद में होगा। अब आपको वेट ऑफ ए अगर मान लो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है उसको कैसे निकालेंगे, पहले इन दी हुई चीज़ों की सहायता से। अगर मोलिकुलर वेट है डायरेक्ट नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे, VmL में है ना आयतन में, तो ml में है तो ml में लिखोगे यहाँ पे। अगर मान लो वो लीटर में दे दिया घनत्व है तो इसको पहले ml में चेंज करोगे। ठीक है, तो ऐसे करोगे, पहले जो जो फॉर्मूले में चीज़ें आ रही है ना उन चीज़ों का ये देखोगे कि भाई ये होगा कैसे, ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी इस फॉर्मूले में रखने वाली। तो अपने पास में देखो वेट ऑफ ए नहीं था, अपने पास में क्या था घनत्व था और वेट बाई वेट % दे रखा था, है ना, और एक अपने को 90 ग्राम ग्लूकोज का जलीय विलियन बनाया गया, तो 90 ग्राम अपने पास में क्या था विलियन का आयतन था, ये चीज़ें थी अपने पास में। अब देखो अब ये था कि भाई 1.2 ग्राम प्रति ml एक घनत्व दे दिया। अब अपने को वेट ऑफ ए चाहिए था, विलय का क्या चाहिए था, विलय का भार चाहिए था। तो इसका मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम विलय कितने में उपस्थित है 100 विलियन में, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में 20 ग्राम विलय उपस्थित है ना। तो अपने इसको पहले लिख लिया। इसका यह फायदा होगा अगर अपने को विलायक चाहिएगा तो वो भी यहाँ से 80 ग्राम मिल जाएगा अलग से, और विलियन ये मैंने नॉर्मल के हिसाब से बता दिया आपको। अगर मान लो नहीं पता हो तो किसने फर्स्ट चैप्टर सेकंड लेक्चर अगर नहीं देखा हो तो, ये 100 ग्राम विलय विलियन में कितना 20 ग्राम विलय, लेकिन अपने पास में जो विलियन है वो 90 ग्राम है, तो 90 ग्राम के हिसाब से कितना हो गया 18 ग्राम हो गया अपने पास में विलय। तो वो वेट ऑफ है यहाँ पे लिख दिया, 18 ग्राम था ना ये, 18 ग्राम निकाला अपने, तो ये 18 ग्राम लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में अपने को ये 1000 की जगह 1000 लिख दिया। मोलिकुलर वेट अपने यहाँ पे अलग से निकाल दिया, 180 आ गया। ठीक है, उसके बाद में VmL में आयतन अपन ने निकाला अलग से,
है ना। तो आयतन अपने को नहीं दिया, इन्होंने क्या दिया अपने को, घनत्व दिया। तो घनत्व दिया तो फिर आयतन निकालेंगे, तो द्रव्यमान बटा आयतन, भार बटा आयतन। तो द्रव्यमान तो कितना है इसका, ये 18 है। द्रव्यमान कितना है इसका, 18 ग्राम। हाँ विलियन का, ये तो सही है यार, 90 ग्राम। तो यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, घनत्व निकाल लिया। इस घनत्व से आयतन निकाल लिया और आयतन को यहाँ पे लिख दिया, फिर एम आ जाएगा अपना, एम यहाँ पे आ गया, इसको काट पीट लो, एम आ जाएगा। बताओ इसमें कुछ दिक्कत नहीं हो तो, अगर मान लो फिर भी कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, या तो है ना, या फिर मोबाइल नंबर पे आप कॉल वगैरह कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद में देखो इसने दूसरा सवाल पूछा है क्या, मोललता। अब मोललता को भी इससे, मान लो ये सवाल भूल गए अपन दूसरा सवाल देखेंगे, कौन सा, मोललता। अब मोललता का भी वही सेम टू सेम, जो चीज़ें दी हुई हैं, दो सवाल एक साथ नहीं पूछेगा, वो प्रैक्टिस के हिसाब से करा दिया मैंने, है ना। अब अगर मोललता पूछा तो मोललता का भी फॉर्मूला लिख दो, WB विलायक का भार। अब अपने को वेट ऑफ ए चाहिए, मोलिकुलर वेट ऑफ चाहिए, विलायक का अपने को भार चाहिए, और 1000 ग्राम है, और ये 1000 WB कितना है, ग्राम में ही है। अब अपने को क्या चाहिए, वेट ऑफ ए, मतलब विलय का भार चाहिए। विलय का भार चाहिए तो यहीं से निकलेगा 20% वेट बाय वेट से, बाय 20% विलय, 20 ग्राम विलय उपस्थित है, 20 ग्राम विलय उपस्थित है 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में। ये हो गया इसका 20% वेट बाय वेट का। तो अब इस ये जो 20 ग्राम है और ये कितना है, 100 ग्राम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वो वेट ऑफ विलय का भार निकालना है। तो 100 ग्राम विलियन में कितना उपस्थित है, विलय 20 ग्राम, ठीक है। अभी निकालना है सेम वैसे के वैसे निकालेंगे। तो फिर 1 ग्राम में कितना होगा, 20/100, और अपने पास में विलय रियल में है कितना, 90, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 18 ग्राम हो जाएगा। तो ये विलय अपने पास में आ गया 18, तो यहाँ पे लिख दो 18, फिर इंटू 1000, फिर मोलिकुलर वेट वही पहले का निकाला हुआ है 180, फिर इंटू यहाँ पे क्या है, विलायक का भार, वहाँ पे क्या था, विलियन का आयतन, यहाँ पे विलायक का भार है तो विलायक का भार निकालेंगे। पहले किससे निकालेंगे, अपन ने देखो ये 20 ग्राम विलय उपस्थित है 100 ग्राम विलियन में, तो विलायक कितना होगा, यहाँ पे देखो विलायक कितना होगा, 80 ग्राम, 80 ग्राम विलायक हो गया। 80 ग्राम विलायक कब है, जब विलियन कितना है, 100 ग्राम है, जबकि अपने पास में विलियन है कितना, 90 ग्राम है। तो 90 ग्राम के हिसाब से आप अलग से निकालोगे इसको, ये हो गया यहाँ तक अलग से। अब इसको देखो, अपने पास में 100 ग्राम जब विलियन है तब विलायक कितना है, 80 ग्राम। 100 ग्राम विलायक में उपस्थित, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलायक की मात्रा ये कितनी होगी, 80 ग्राम है। अब ऐसे 1 ग्राम में कितनी हो जाएगी, तो 80/100, और विलियन है कितना अपने पास में, 90 है, तो ये विलायक की मात्रा हो जाएगी ग्राम में, है ना। तो ये 0 से 0 हटा दो, ये कितना हो गया, 72 ग्राम। तो ये विलायक का जो भार है वो कितना आ जाएगा, 72 ग्राम आ जाएगा। अब ये 18 से 18 और ये सारी कैलकुलेशन कर दो बस, तो स्मॉल एम आ जाएगा। पचास बटा 36, और कोई सॉल्व कर दो इसको, एक बार जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे निकालते हैं सवाल, ठीक है। तो अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा है, सॉल्यूशन, उसके बाद में उसके सारे इकाइयाँ और उसके सारे न्यूमेरिकल, यहाँ तक एक पार्ट पूरा हो जाता है इस चैप्टर का। मतलब लगभग आप ऐसे मान लो कि आधा चैप्टर हो गया है ना। अब आधा चैप्टर आगे का देखो, आगे देखो विलियन जो बनता है वो कैसे बनता है, विलय और विलायक को मिलाने पर। अब जो विलियन जो बनता है ना, उसकी विलयशीलता क्या होती है, विलयशीलता का अगर अपन साधारण भाषा में देखें तो विलयशीलता का मतलब होता है घुलनशीलता, कि भाई कितना घुल रहा है उसमें, तो ये विलयशीलता।
विलयशीलता। विलयशीलता, अगर अपन विलयशीलता नहीं बोलें तो विलयशीलता का मतलब घुलनशीलता। अगर इसको डेफिनेशन के रूप में देखें ना तो विलयशीलता क्या होगी? विलयशीलता होती है कोई भी विलय की वो अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में या 100 ग्राम विलायक में घुल जाए या विलय हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? विलयशीलता बोलेंगे। विलयशीलता की जो प्रभावित करने वाले जो कारक है ना वो कौन कौन से होंगे? अपन विलयशीलता को दो हिसाब से आपके चैप्टर में दे रखा है। एक तो कौन सा? ठोस विलय, और विलायक कौन सा हो? द्रव। विलायक कौन सा हो? द्रव विलायक। दूसरा दे रखा है गैस विलय हो। गैस कौन सी हो जाएगी? विलय। और विलायक कौन सा होगा? द्रव होगा। इस हिसाब से दो अपन पार्टों में इसको पढ़ेंगे कि एक तो कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे मान लो चीनी है कि नमक है कि मिट्टी है कि ये मिट्टी का वैसे सॉल्यूशन नहीं बनेगा, है ना। तो इन चीज़ों में से एक तो कोई भी ठोस पदार्थ है, उसको अपन ने किसी भी द्रव में घोला तो उसको कैसे कैसे प्रभावित करने वाले कारक है ना, कैसे प्रभावित करेंगे, है ना। एक कोई भी गैस है, उसको अपन ने द्रव में घोला, जैसे इसका एग्जांपल देखो आप, सिंपल सा। अपन जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना उसमें गैस घुली हुई रहती है ना। और ये आपके सिलेबस में, ये ऐसे मतलब कॉमेडी के हिसाब से नहीं बता रहा मैं आपको। उसमें कोल्ड ड्रिंक में क्या गैस मिली हुई रहती है। अब वो जब तक वो फ्रिज के अंदर है ना तब तक क्या होगा, उसमें बुलबुले नहीं उठते हैं। और उसको थोड़ा बाहर, उसका ढक्कन खोलते हैं ना, तब उसको बाहर ले आओ, थोड़ा गर्म होगी तो उसको अपन जैसे ही खोलते हैं ना ढक्कन, वैसे उसमें से गैस निकलेगी ऐसे अचानक से। तो वो कम टेम्परेचर जब था, फ्रिज के अंदर रखी हुई थी, तब तो क्या था, उसमें वो घुली हुई थी। जैसे अपन उसको बाहर लेकर गए, टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी विलयशीलता क्या होगी? कम होगी। और विलयशीलता कम होते वो क्या होगी? बाहर आ गई पूरी ऐसे कैसे, है ना। तो एक तो अगर किसी भी गैस को द्रव में अपन विलय करेंगे ना तब क्या होगा कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आप समझ गए होंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विलयशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो विलयशीलता क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। ठीक है। अब ठोस विलय और द्रव विलय को तब देखो, इसका एग्जाम्पल देखो। अगर आप नमक घोलो मान लो पानी में, है ना। एक तो आप ठंडे पानी में घोलो, फ्रिज के पानी में। एक नॉर्मल जो गुनगुना पानी होता है अपने हैंडपंप या नलकूप का, उसमें घोलो। एक आप गर्म पानी में चीनी डालो, है ना। सबसे पहले किसमें घुलेगी? गर्म वाले में घुलेगी, है ना। तो जैसे ही गर्म पानी में अपन चीनी डालेंगे वो तुरंत घुल जाएगी। तो इसमें क्या होता है टेम्परेचर का, और इसमें टेम्परेचर का अलग अलग होगा। तो इसको दो पार्टों में अपन इसलिए बटा है, अपन इसका पहले अलग से अध्ययन करेंगे और फिर इस गैस विलय और द्रव जो विलायक है उसका अलग से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये देखो, ठोस अगर कोई विलय है तो उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक इसमें देखो कौन से आएंगे। फर्स्ट तो देखो विलय और विलायक की प्रकृति। विलय व विलायक की प्रकृति। विलय और विलायक की प्रकृति। विलय और जो विलायक है ना उसकी प्रकृति देखो कैसे निर्भर करेगी। एक चीज फिक्स है पूरी केमिस्ट्री के अंदर, हमेशा समान को घोलता है। लाइक डिजोल्व लाइक, समान को घोलता है। समान को घोलने का मतलब है कि अगर कोई आयनिक यौगिक है तो वो आयनिक में घुलेगा। अगर कोई आयनिक यौगिक ना हो करके अगर कोई मान लो सहसंयोजक यौगिक है तो वो सहसंयोजक यौगिक में घुलेगा। अगर किसी यौगिक में थोड़े से ध्रुवीय गुण है, मतलब पूरा आयनिक यौगिक नहीं है लेकिन उसमें ध्रुवता आ गई, तो वो ध्रुवीय यौगिकों में घुलेगा, सहसंयोजक यौगिकों में नहीं घुलेगा, है ना। तो इसमें विलय और विलायक की प्रकृति में आपको एक ही लाइन याद रखनी है, क्या? समान को घोलता है। समान को घोलता है। समान को घोलता है। जैसे NaCl है ना, आयनिक प्रकृति का है, वो जल में घुलेगा, H2O में घुलेगा। ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो आयोडीन है ना, या एथिल अल्कोहल है, मान लो एथिल अल्कोहल, एक बार फिर आयोडीन और बताता हूँ। एथिल अल्कोहल है तो उसमें भी हाइड्रोजन बंध, तो ध्रुवता के गुण आ जाते हैं, और H2O में भी ध्रुवता के गुण आ जाते हैं, तो वो ध्रुवीय होने के कारण H2O में घुल जाएगा। अब जैसे मान लो कोई बेंजीन है, C6H6, तो बेंजीन में
बेंजीन क्या है? ऐसा है बेंजीन, इसमें कोई ध्रुवता नहीं पाई जाती है, किसी भी प्रकार की कोई ध्रुवता नहीं होगी इसके अंदर। जितने बॉन्ड है ना सारे समान समान विद्युत ऋणता सबकी समान समान है, तो इसमें कोई ध्रुवता नहीं। ये अध्रुवीय यौगिक है, तो अब ये ना अध्रुवीय यौगिकों में बोलेगा। अगला अध्रुवीय यौगिक S8 है या S4 है या फिर आयोडीन है, ये सारे अध्रुवीय यौगिक हैं। अध्रुवीय मतलब उसमें किसी भी प्रकार की ध्रुवता नहीं है, तो ये अध्रुवीय यौगिकों में बोलेंगे। ये जल है, NaCl है ना, या फिर मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या फिर कोई भी एसिड है, ये ध्रुवीय यौगिक है। ध्रुवता यहाँ से आती है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की विद्युत ऋणता में कितना अंतर है? ऑक्सीजन का तो कितनी होती है? 3 से 3.5 होती है, 3.5, और हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1 की होती है ना, तो ध्रुवता आ जाती है इसमें। तो ध्रुवीय में घुलता है, अध्रुवीय में घुलता है। समान समान को घोलता है, इसका मतलब क्या है? ध्रुवीय यौगिक या जो आयनिक यौगिक है वो दूसरे ध्रुवीय यौगिक या आयनिक यौगिक में घुलेगा, और जो अध्रुवीय यौगिक है वो अध्रुवीय यौगिकों में घुलेगा। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है, समान समान को ही घुलेगा। अच्छा, विलय और विलायक दोनों की प्रकृति इसी पे निर्भर करती है। विलय और विलायक, जो घुल रहा है वो भी और जो घोलने वाला है वो भी, दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए, तभी वो उसमें घुलेगा, ठीक है। दूसरा देखो, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका तापमान का प्रभाव, इसको क्लीन करके बताता हूं मैं। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप का क्या प्रभाव रहेगा, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। अब देखो, ताप के दो प्रभाव हैं कि जिस चीज को अपन घोल रहे हैं उस चीज के घुलने पर उष्मा उत्सर्जित हो रही है या उष्मा अवशोषित हो रही है। जैसे मान लो ऐसे, ये बीकर है ना, और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, और दूसरा ये भी बीकर है, ठीक है ना, और इसमें भी सेम वही मान लो लिक्विड या दूसरा लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड है बस इसके अंदर, ऐसे ध्यान में रखना है बस। अब अगर ये लिक्विड है, इसमें अपन कोई ठोस पदार्थ लेकर के आए, इसमें कोई दूसरा ठोस पदार्थ लेकर के आए, ठीक है, तो विलय तो क्या है? ठोस है, ठोस विलय लेकर के आए, और नीचे विलायक क्या है? द्रव है। दो अलग अलग कंडीशन। अब अगर मान लो अपन क्या किए, इस ठोस विलय को इस द्रव में घोले और इस ठोस विलय को इस द्रव में घोले, इसमें मान लो उष्मा क्या हुई? अवशोषित, अवशोषित, और मान लो इसमें उष्मा क्या हुई? उत्सर्जित, ठीक है, इसमें क्या हुई? उत्सर्जित, इसमें अवशोषित हुई और इसमें उत्सर्जित हुई। अब देखो, जब भी आप इसमें ठोस डालोगे तो और उष्मा अवशोषित होगी, वातावरण से जो उष्मा है ना उसको अवशोषित करेगी। इसमें क्या होगी? जब भी आप ठोस पदार्थ डालोगे तो इसमें से कुछ उष्मा बाहर जाएगी, ऐसे उष्मा बाहर जाएगी, ऐसे गैस के रूप में उष्मा गई बाहर। इसमें वातावरण से उसमें इसने अवशोषित किया, इसने उत्सर्जन किया। अब जिसमें अवशोषित होता है ना, कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें उष्मा जो अवशोषित हो रही है उसका लिखते हैं अपन डेल्टा H पॉजिटिव, मतलब डेल्टा H का मान 0 से ज़्यादा है, और जहाँ उत्सर्जित होता है ना उसका मान है डेल्टा H नेगेटिव। ये याद रखना आपको हमेशा के लिए कि जब भी अभिक्रिया उष्मा शोषी होगी तब डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव। अगर अभिक्रिया उष्मा क्षेपी होगी यानी कि उष्मा क्या होगी? उत्सर्जित होगी, तब डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसमें नेगेटिव हुआ और इसमें डेल्टा H क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, ठीक है। ये दो चीजें हुई। ये तो आपको कंफर्म याद ही रखना है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया में पॉजिटिव और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में हमेशा नेगेटिव होगा। अब भी उष्मा जो शोषी अभिक्रिया है ना वो हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, या तो अपन ऐसे कहें कि अग्र दिशा में जाती है और ये ताप घटाने पर अग्र दिशा में जाती है, अग्र दिशा में जाती है। या तो इसको ऐसे याद रख लो, या फिर अगर अपन ऐसे रहना चाहिए भाई इसी चैप्टर का ही याद करना है केवल, और कुछ ही याद नहीं करेंगे। अगर अपने को इसी चैप्टर में रहना है और कुछ ही याद नहीं करना, तो आपको इतना सा याद रखना है कि अगर उष्मा अवशोषित हुई
तो अगर और अपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो घुलनशीलता बढ़ जाएगी। अगर दिशा में जाने का मतलब विलयशीलता बढ़ जाएगी। क्या होगा? विलयशीलता बढ़ जाएगी, विलयशीलता बढ़ेगी। और अगर अपन ने क्या किया, ऊष्मा अगर मान लो उत्सर्जित हो रही है, तो अगर अपन पूरी केमिस्ट्री के हिसाब से नॉर्मल देखें तब तो क्या होगी, ताप, ये जो उत्सर्जित ऊष्मा क्षेपी जो अभिक्रिया होती है या फिर ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसमें ताप घटाने पर अभिक्रिया अगर दिशा में जाएगी। अपन ऐसे भाई इसी चैप्टर का करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो ताप घटाने पर क्या होगी, विलयशीलता बढ़ेगी। ताप घटाने पर विलयशीलता बढ़ेगी। अब जो ये पूरी महाभारत है ना, इसको मैं आपको एक लाइन में कंक्लूड करके बता देता हूं। अगर अपन कोई भी ठोस पदार्थ किसी भी द्रव पदार्थ में मिलाएंगे और अगर ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो ताप बढ़ाएंगे तो विलयशीलता बढ़ेगी, बस। अगर अगर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो ताप बढ़ाएंगे तो विलयशीलता बढ़ेगी। इसमें अगर उत्सर्जित हो रही है तो ताप बढ़ाएंगे तब क्या होगी, विलयशीलता बढ़ेगी। इसमें अगर ऊष्मा अवशोषित हो रही है तब ताप बढ़ाएंगे तब विलयशीलता बढ़ेगी। दोनों में अपने बढ़ेगी वाला लिया है, लेकिन इसमें ताप बढ़ाने पर, इसमें ताप घटाने पर, ऐसे याद रखना है। तो अगर ऊष्मा अवशोषित होगी तब तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विलयशीलता बढ़ेगी। और अगर ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया है या ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तब क्या होगा, ताप घटाने पर विलयशीलता बढ़ेगी। इसको ऐसे ध्यान में रखना आपको क्लियरली, अलग अलग, ठीक है। दूसरी बात, ये दोनों प्रवाह हो गए इसके। अब इसका देखेंगे, अब गैस विलय और द्रव विलायक हो तब क्या होगा। अगर मान लो गैस क्या हो, विलय हो, और द्रव क्या हो, विलायक हो। गैस विलय और द्रव विलायक हो तब क्या करेंगे। गैस विलय और द्रव विलायक हो। अब देखो इसमें यही अगर अपन देखें विलय और विलायक की प्रकृति वाला ही देखें तो इनकी दोनों, अगर गैस की प्रकृति कैसे है, पहले तो ये गैस की, पहला तो किस पे निर्भर करेगा, गैस की प्रकृति पर। तो ये विलय हो गया गैस की प्रकृति पर। अब देखो नॉर्मल आप ऐसे सोचो कि जो गैस है ना वो किसी भी द्रव में कम घुलेगी जब उसकी खुद की द्रव बनने की प्रवृत्ति होगी तभी वो उसमें घुलेगी, वो द्रव बनेगी तभी उसमें घुलेगी। तो गैस की प्रकृति का यही मतलब है, गैस की प्रकृति का, कि गैस की जो प्रकृति वो ऐसी होनी चाहिए, वो द्रवभूत होने वाली हो, मतलब वो द्रव में जल्दी से जल्दी बदले। जितनी जल्दी वो द्रव में बदलेगी उतना ही जल्दी क्या होगा, वो उस विलायक के अंदर या उस द्रव के अंदर घुल जाएगी, ठीक है। तो द्रव की जो गैस है उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, द्रवीभूत होने की प्रकृति होनी चाहिए, द्रवीभूत होने की प्रकृति होनी चाहिए। गैस की तो यह प्रकृति होगी। या फिर इसी चीज को अपन दूसरी अगर देखें तो इसका अवशोषण गुणांक है ना, वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये दो ही चीजें हैं बस। अगर द्रवीभूत होने की प्रकृति अधिक होगी या अवशोषण गुणांक अधिक होगा। अवशोषण गुणांक का मतलब होता है कि उसके अवशोषित होने की प्रकृति कितनी है, तो जितनी अवशोषित होने की प्रकृति होगी उतना अवशोषण गुणांक अधिक होगा, उतनी अवशोषित अधिक होगी वो उस द्रव के अंदर, ठीक है। तो ये दो चीजें होगी। अब उसके बाद में उस द्रव की कैसी प्रकृति होनी चाहिए, या फिर विलायक की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विलायक की प्रकृति पर देखो, विलायक जो है ना उसकी प्रकृति उस गैस के समान ही होनी चाहिए। अगर गैस जो है वो ध्रुवीय है तो इसकी भी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ध्रुवीय होनी चाहिए। अगर जो विलायक ये जो गैस है उसकी प्रकृति अगर अध्रुवीय है तो इस विलायक की प्रकृति भी कैसी होगी, अध्रुवीय होनी चाहिए। तो ये तो दो इसके जैसी सिंपल बात है। अब तीसरा ताप वाला, ताप पर, ताप का अपन ने पहले से बता दिया। अभी एक जो कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल बता दें कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलयशीलता घट जाएगी, है ना। तो ताप बढ़ा दिया ना, ताप बढ़ाने पर विलयशीलता, ताप बढ़ाने पर विलयशीलता बढ़ेगी, ताप बढ़ाने पर विलयशीलता बढ़ेगी, ठीक है।
चौथा दाब का प्रभाव, देखो दाब का प्रभाव, इसका मैं आपको देखो दूसरा देखा हूं, आपका एग्जांपल बताता हूं आपको। जो अपन सिलेंडर में वो भरते हैं गैस एलपीजी, है ना, या जो सीएनजी होती है गाड़ियों वाली, वो क्या होती है, गैसें हैं वो, है ना। अपन ने सिलेंडर में भर रखा है, तब वो क्या है, लिक्विड है। अब वो गैस से लिक्विड बनी, तो वो बनी कैसे, हाई प्रेशर के ऊपर बनी। उसका टेम्परेचर तो अपन करते हैं क्या, कम, और उसका जो प्रेशर करते हैं ना, वो अपन उसका ऊपर बढ़ाते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास में है कोई भी गैस, है ना, ऐसे इसको आपने 5 लीटर के मान लो बॉक्स में बंद कर रखा है। अगर इसको मान लो लिक्विड में बदलना हो, है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे ऐसे चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से जैसे इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो इसके जो अणु है ना वो पास पास में आएंगे, और ये क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। तो लिक्विड बनते ही अगर कोई गैस लिक्विड में बन गई तो फिर वो उस लिक्विड में घुलेगी। बस ये चीज हमेशा जरूरी है, लाइक डिजोल्व लाइक, वो उसकी प्रकृति समान जरूर होनी चाहिए, है ना। तो दाब का प्रभाव मतलब अगर अपन दाब बढ़ाएंगे तो उसकी जो विलयशीलता की जो प्रकृति है, मतलब जो द्रव में घुलने की प्रकृति है, वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। दाब का प्रभाव, तो ये क्या होगा, दाब बढ़ाने पर विलयशीलता बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर क्या होगा, विलयशीलता बढ़ेगी। यहां तक हो गया। हम आपको जनरल चीज बताता हूं इस दाब के प्रभाव वाला, एक सिंपल ही चीज है जो मतलब अपन लगभग कई बार सोचते हैं, कई बार नहीं सोचते। जैसे अपन ने ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, है ना, अपन नॉर्मल ऐसे सोचते हैं भाई अपन ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और CO2 बाहर निकाल रहे हैं, है ना। जबकि वातावरण जो है उसमें जो नाइट्रोजन है वो कितना है, 78% है, और ऑक्सीजन कितनी है, 21% है। अब अपन जैसे ही अंदर सांस ले रहे हैं फेफड़ों में, है ना, तो 78% नाइट्रोजन अंदर जा रही है और 21% ऑक्सीजन, और 0.03% क्या जा रही है, CO2 भी साथ में जा रही है ना। पर जो अपने लंग्स होते हैं ना, लंग्स में जाने के बाद में, जैसे मान लो ये अपने लंग्स हैं, ये ऐसे एक जनरल चीज है और थोड़ा केमिस्ट्री से लिंक्ड है इसलिए बता रहा हूँ आपको, है ना। जैसे मान लो ये है, ये ऐसे, और ये अपना मान लो एक लंग्स है, और इसमें छोटी छोटी एल्वियोलाई वगैरह ये सब होंगी, और इसके चारों ओर ये क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी। भाई ब्लड वेसल्स जहाँ रक्त बहेगा, ये रक्त बहेगा इसके चारों तरफ, ऐसे ब्लड वेसल्स हैं। तो अपन ने बाहर से क्या ली, जो भी वातावरण में विस्तरण उपस्थित था वो पूरा जाता है अंदर, पूरा गया, ऑक्सीजन भी गई फेफड़ों में, नाइट्रोजन भी गई, CO2 भी गई। अब यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन तो क्या जाती है विस्तरण के द्वारा इधर, है ना, और CO2 जाती है फेफड़ों में, और जो नाइट्रोजन जाती है ना, नाइट्रोजन वो वापस बाहर आ जाती है, उसका कुछ ही नहीं होता, कोई आदान प्रदान नहीं होता। उसका क्यों नहीं होता है कि जो जितने दाब के ऊपर ऑक्सीजन अपने ब्लड में घुल जाती है, उससे बहुत ज्यादा दाब चाहिए होता है नाइट्रोजन को ब्लड में घुलने के लिए, इसलिए वो ब्लड में नहीं घुलती है और डायरेक्ट वापस बाहर आ जाती है। इसलिए अपने धारणा क्या बन जाती है कि भाई अपन ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं, तो वो तो एक ऐसे बायो का अलग से हो गया सिस्टम, भाई विस्तरण द्वारा यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होगी, है ना, और इसमें कम होगी। ऑक्सीजन से भी ज्यादा सांद्रता किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी होने में तो, लेकिन नाइट्रोजन क्यों नहीं घुलती है, क्योंकि नाइट्रोजन हर गैस की एक निश्चित दाब पर जाकर के वो द्रवीभूत होता है, उस दाब के ऊपर जाकर के वो घुलता है उसके अंदर, किसी भी लिक्विड, सबका अलग फिक्स है भाई, ये इतने पे घुलेगा, ये इतने पे घुलेगा। तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे घुलता है। अगर मान लो अपने ऊपर, जैसे अपन अब यहाँ पे बाहर वातावरण में ऐसे नॉर्मली खड़े हैं, तब अपने पास 1 एटमॉस्फेयर का दाब है अपनी बॉडी की, तो 1 एटमॉस्फेयर के दाब के ऊपर ऑक्सीजन तो घुल जाती है, और जो नाइट्रोजन है ना वो नहीं घुल पाती है, तो नाइट्रोजन वापस आ जाती है। अब क्या होता है, जो गोताखोर होते हैं ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, गोताखोर होते हैं ना जो समुद्र में बहुत गहराई तक जाते हैं, उनके शरीर पर जो 1 एटमॉस्फेयर वातावरण वाला है ना वो तो लग ही रहा है, वो जो पानी का दाब है ना वो और लगता है, और वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं अंदर, और ऑक्सीजन में ऐसे नहीं भाई ऑक्सीजन ही होती है, नाइट्रोजन सारी चीजें होती हैं, तो वो नाइट्रोजन अंदर जाती है। नाइट्रोजन जैसे उसकी अंदर जाएगी, वो उस दाब के ऊपर, अगर वो ज्यादा गहराई के ऊपर चला गया ना, तो उस दाब के ऊपर वो नाइट्रोजन भी उसकी बॉडी में घुल जाएगी, उसके ब्लड में वो नाइट्रोजन भी घुल जाएगी। अगर मान लो वो नाइट्रोजन भी घुल गई
तो वो अंदर रहेगा तब तक तो अपने ब्लड में वो घुली हुई रहेगी। अब नाइट्रोजन का कोई खर्चा नहीं है अपनी बॉडी में कि भाई कहीं पे खर्च होगी, जैसे ऑक्सीजन तो कहीं पे खर्च हो जाती है, नाइट्रोजन कहीं पे खर्च नहीं होती है। तो वो जैसे ही बाहर आएगा ना, वो नाइट्रोजन उस ब्लड में घुली हुई थी, जैसे ही बाहर आया तो दाब क्या हो गया, कम। दाब कैसे कम हुआ भाई, पानी का भी दाब था ना अंदर, तो ऊपर आते ही क्या हुआ, केवल वातावरण का दाब है, एटमॉस्फेयर का दाब है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर है। तो वो जो नाइट्रोजन है ना, वो वापस बुलबुलों के रूप में उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में उपस्थित हो जाती है। ये जो नाइट्रोजन ब्लड के रूप में, बुलबुलों के रूप में उपस्थित होती है, इससे बोलते हैं बैंड्स, इसको बोलते हैं क्या, बैंड्स। और ये जो बीमारी है ना समुद्री गोताखोरों में होती है। अब बोर्ड में कैसे पूछते हैं कि जो बैंड्स है ना वो समुद्री गोताखोरों में क्यों होती है, तो जो मैंने पूरी मैकेनिज्म बताई है कि ब्लड ऑक्सीजन जो 1 एटमॉस्फेयर में नहीं घुलता है, वो अंदर जाता है समुद्र की गहराइयों में जाने से जो पानी है उसकी वजह से वो उसमें घुल जाता है, और जब वापस आता है 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर तो वापस वो बुलबुलों के रूप में नाइट्रोजन उसकी बॉडी में उपस्थित हो जाती है, उसके ब्लड में उपस्थित हो रहेगी वो, तो उसकी वजह से क्या होगी, उसके ब्लड में घुली हुई रहेगी, उसको बैंड्स बोलते हैं, इस वजह से ये होती है बैंड्स। अगर मान लो अब इस बैंड्स का उपाय क्या है, तो वो जो गोताखोर है ना उसके बॉडी में जो सिलेंडर वो लेकर के जाता है उसमें हीलियम गैस भरते हैं वो, है ना, ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस भरेंगे, वो हीलियम गैस। तो हीलियम गैस क्या है, उसके ऊपर भी घुलती नहीं है, वो जितनी गहराई पे जाता है तो उस पर भी वो नहीं घुलेगी, बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर नहीं घुलेगी, तो नहीं घुलेगी तो उसके वो बैंड्स नहीं होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बोर्ड में पूछा जाता है कि भाई जो समुद्री जीव है वो ठंडे जल या फिर जो गर्म जल है उसकी जगह उन दोनों में से कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब उनको ज़्यादा कहाँ कंफर्टेबल लगता है कि भाई मैं तो ठंडे जल में रहूँगा कि या गर्म जल में रहूँगा। तो वो है ना नॉर्मल जो ठंडा पानी होता है, ठंडा ऐसे नहीं भाई बर्फ के अंदर रहेंगे वो, नॉर्मल जो ठंडा पानी, गर्म और ठंडे में से वो ज़्यादा ठंडे का चुनाव करते हैं, ठंडे पानी में ज़्यादा रहेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ताप का प्रभाव से। यहाँ से देखो कैसे बढ़िया, अगर मान लो एक ऐसे पानी का तालाब या मान लो कुछ भी है, उसमें एक में पानी क्या है, गर्म है, और एक में क्या है, ठंडा पानी है, मान लो ये तालाब है, दोनों ही है ना। अब जो जानवर है ना वो इसमें रहने चाहेंगे या इसमें रहने चाहेंगे, तो वो किस में रहने चाहेंगे, गर्म वाले में नहीं रहेंगे, वो किस में रहेंगे, ठंडे वाले में रहेंगे। अब इसका क्या कारण है, आपको ऐसे पूछे या तो वो किस में रहना पसंद करेंगे, तो आप बताओगे ठंडे पानी में, इसका कारण भी बिना पूछे बताओगे। अगर मान लो आपको वो ऐसे पूछ ले कि भाई ठंडे में क्यों रहेंगे, गर्म में क्यों नहीं रहेंगे, डायरेक्ट बोल, तब तो फिर कारण बताना ही आपको। तो आप खुद ही सोचो, अगर मान लो ताप बढ़ाने पर विलयशीलता क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं घटेगी, ये कहाँ लिख दिया रे यार मैंने, इसकी विलयशीलता क्या होती है, घटती है। जैसे इस वाले में बढ़ती है वो अलग वाला, इसमें क्या होती है, घटेगी। जैसे ही टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको फ्रीज वाला दिया था, फ्रीज से अपन बाहर लेकर के आए, किसको, फ्रिज से अपन जैसे उस चीज़ को बाहर लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक को बाहर लाते थे, उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन है या जो नाइट्रोजन गैस घुली है वो बाहर आ जाती है बुलबुलों के रूप में। फ्रिज में ठंडी की ठंडी को खोलो, इतनी गैस बाहर नहीं आएगी। अगर आप उसको बाहर लेकर के आ गए और उसको थोड़ी देर रहने दो, 2-5 मिनट ही गर्मी में, फिर उसको खोलो तो फिर ज़्यादा गैस बाहर आती है, क्योंकि ताप बढ़ गया बाहर का, ताप बढ़ गया तो उसकी विलयशीलता क्या होगी, घट गई। ऐसे ही जो तालाब में रहने वाले या जो समुद्र में रहने वाले जीवन है, तो जलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जल में जो ऑक्सीजन है उसी का वो गलफड़ों से उपयोग करते हैं, ठीक है। कई जीव जो ऐसे बाहर भी आते हैं पानी से शोषण करने, लेकिन कई जीव जो अंदर ही रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उसी जल में से जो ऑक्सीजन है उसी का उपयोग करते हैं अपने शोषण के लिए। तो उसमें से अब जो गर्म जल है तो उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी विलयशीलता क्या होगी, पहले से ही घट गई, उसमें से ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसमें सांस लेने में उसको दिक्कत होगी। और ठंडा जो जल है ना उसमें पहले से ही जल उपस्थित, जो ऑक्सीजन है ना वो ज़्यादा रहती है, ऑक्सीजन उसमें घुली हुई रहती है, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल काम महसूस करेगा, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठंडे पानी में रहना महसूस करेगा वो, ठंडे पानी में ज़्यादा बढ़िया लगता है उसको, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, इससे और इससे। इसके बाद में कल अपन शुरू करेंगे कौन सा, हेनरी का नियम। आज मैंने जितना पढ़ा है ना आपको एक बार वापस से बता दे, वो जो एक तो मैंने आपको न्यूमेरिकल लग रहा है, उसके बाद में विलयशीलता कराया। विलयशीलता कुछ ही नहीं है, घुलनशीलता है। एकांक विलयन में या एकांक विलायक में विलय की अधिकतम घुलनशील जो मात्रा है उसी को विलयशीलता बोलते हैं, भाई कितना घुल रहा है वही विलयशीलता है। उसके बाद में दूसरा, इसको अपन ने जो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं 2 पार्टों में अपन ने बांट लिया, कौन सा, ठोस विलय हो और द्रव्य क्या हो, विलय को। मतलब किसी भी ठोस पदार्थ को अपन विलय बना करके किसी भी द्रव पदार्थ में अगर घोलें तब क्या होगा, तब
और एक विलय अपन घोलने वाली जो चीज है, उस घोल किसको रहे हैं, गैस को, और किस में घोल रहे हैं, द्रव के अंदर घोल रहे हैं। तो विलय तो कौन सा है, गैस, और विलायक कौन सा है, द्रव, है ना। तो इसको प्रभावित करने वाले दो ही कारक हैं, एक तो विलय और विलायक की प्रकृति दोनों की समान होनी चाहिए। अगर विलय ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए, अगर विलायक अध्रुवीय है तो विलय भी क्या होना चाहिए, अध्रुवीय होना चाहिए। दूसरा ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव मैंने दो करके बताया था आपको, एक तो ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी में ताप अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो विलयशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऊष्माशोषी, शोषी से भी आप जानते हो अगर ऊष्मा का अवशोषण हो शोषी होगी, उसमें अगर अपने टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलयशीलता बढ़ जाएगी। उसके बाद में अपने क्या पढ़ा, इधर देखो गैस विलय हो और द्रव विलायक हो, उसमें पहले गैस की प्रकृति, तो गैस की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उसकी द्रवीभूत होने की प्रकृति होनी चाहिए, मतलब उसका जल्दी से जल्दी द्रव बनना चाहिए, तभी वो उसमें घुलेगी। दूसरी, उसका अवशोषण गुणांक अधिक होना चाहिए। अवशोषण गुणांक क्या होता है कि वो कितनी जल्दी अवशोषित होती है, वही अवशोषण गुणांक है, ठीक है, या उसके अवशोषण गुणांक का मतलब अवशोषित होने की क्षमता को बताता है। फिर विलायक की प्रकृति, विलायक ये वाली इधर वाली चीज आएगी सेम, समान को घोलता है। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ताप का प्रभाव। तो ताप, कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल याद कर लेना, गैस अपने आप याद रह जाएगी आपको कि ताप जैसे ही बढ़ाएंगे विलयशीलता वैसे ही घट जाएगी। उसके बाद में दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाएंगे तो विलयशीलता बढ़ेगी। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, एक तो ये गोताखोर वाला एग्जाम्पल पूछते हैं इसमें कि उसको बैंड्स क्यों बनते हैं वगैरह। और ताप के प्रभाव में वो ठंडे जीव वाला, भाई ठंडे जीव में रहना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, कम ताप पे ताप बढ़ता है तो विलयशीलता घट जाती है। ठीक है, थैंक यू।